ऑर्डर ऑर्डर न्यूज़ लॉन्ड्री के पॉडकास्ट रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत कुमार और आज इस पॉडकास्ट में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मेरे साथी रिपोर्टर अनमोल प्रीतम और बिहार से अभी ग्राउंड पर ही हैं, जैसे आप देख रहे होंगे गाड़ी में मौजूद हैं, उमेश कुमार राय जो स्वतंत्र पत्रकार हैं। आप दोनों का स्वागत है। शुक्रिया। हम अपनी बातचीत बिहार से शुरू करेंगे क्योंकि बिहार में इन दिनों बहुत शोरगुल चल रहा है। चुनाव में अभी वक्त है, अक्टूबर नवंबर में अभी घोषणा भी नहीं हुई, लेकिन अक्टूबर नवंबर में हो सकता है चुनाव। लेकिन अभी एक चुनाव आयोग ये काम कर रहा है जिसको बोलते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसके कारण बिहार में लोग भी परेशान हैं और जिस तरीके की खबरें आ रही है चुनाव आयोग पे सवाल उठ रहे हैं। तो हम उमेश कुमार राय से यही समझेंगे। पिछले जब से ये सब शुरू हुआ तब से उमेश अलग अलग मीडिया संस्थानों के लिए, वायर, क्विंट और दूसरे संस्थानों के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं। तो उमेश जी, मेरा सवाल सबसे पहले आपसे यही है कि चुनाव आयोग कह रहा है कि ये एक प्रक्रिया है जो कुछ अंतराल के बाद आयोग करता है। इस बार क्या अलग है और क्या ग्राउंड पे हलचल चल रही है, लोगों की परेशानी जो आप देख रहे हैं, क्योंकि अभी आप ग्राउंड से ही लौट रहे होंगे, तो ये दो चीज़ें बताइए थोड़ा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पहले जो चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई ये सामान्य प्रक्रिया है, इससे पहले भी इस तरह की प्रक्रिया हो चुकी है। अब जो चुनाव आयोग का ये कहना है कि 2003 में इसी तरह का एक रिवीजन हुआ था और इसीलिए उसको वो 2003 को बेस ईयर मान रही है, जो चुनाव आयोग है वो मान रहा है। और उसके बाद जो वोटर जुड़े हैं उनके लिए अलग अलग तरह के पहचान पत्र है, उनके माता पिता का अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो उसका डिटेल, और जो वोटर है 2003 के बाद वोटर लिस्ट में जुड़ा है उसका जो कोई सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, वो लोग कागज मांग रहे हैं पहचान पत्र के तौर पे। तो चुनाव आयोग का यह है कि हम लोग ने इसी तरह की प्रक्रिया 2003 में की थी। लेकिन अभी मैं ग्राउंड से लौटा हुआ, बहुत बुजुर्ग लोगों से जब मैंने बात की कि भाई 2003 में क्या ऐसी प्रक्रिया हुई थी, क्या आपको याद है, तो उनका कहना है कुछ भी नहीं हुआ था, हम लोग का तो वैसे ही था जैसे हम लोग पहले वोटर कार्ड बनता था वैसे ही बन रहा था, उसमें भी तो हमको कुछ याद ही नहीं है क्या हुआ था। कुछ पंचायत के जो प्रधान होते हैं, सभापति होते हैं, सचिव होते हैं, उन सब का भी कहना था कि ऐसा तो कुछ खास तो हुआ नहीं था जो इस बार जिस तरह का दिख रहा है। तो मतलब ये सामान्य तो नहीं है। ये जो चुनाव आयोग कह रहे कि हम अंतराल में करते रहते हैं, तो ये सामान्य नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें जो 11 तरह के डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उस तरह का। आप समझिए कि बिहार में एजुकेशन का क्या स्टैंडर्ड है, 10वीं कितने पास होंगे कि उनसे 10वीं का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, या विकल्प के तौर पे उनसे पासपोर्ट मांगा जा रहा है। पासपोर्ट कितने लोगों के पास है? मेरे पास खुद नहीं है, कुछ नहीं, मेरे पास भी नहीं है। तो उसके बाद सरकारी नौकरियों में है तो उसका कागज, कितने लोग सरकारी नौकरियों में है बिहार में? अब 1% 2% होंगे या शायद उससे भी कम हो। तो इस तरह के कागजात मांगे जा रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, मैट्रिक का कितने लोग मैट्रिक पास है आप वो देख लीजिए। तो सामान्य नहीं है ये। दूसरी बात, जब हलचल की बात कर रहे हैं तो पूरे बिहार में इसको लेके वो एक पैनिक तो नहीं है, ज्यादातर लोगों का ये कंफ्यूजन है। लोगों में इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि भाई ये क्या मांग रहे हैं, ये क्या होगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये जनगणना के तो नहीं चल रहा है ये। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अरे भाई पता नहीं क्या है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि क्या कागजात लगेंगे। मतलब ये जो प्रचार जो है, जो कहते हैं कि लोगों को आपको बताना है कि भाई क्या हो रहा है, क्या डॉक्यूमेंट, ये लोगों को बिल्कुल पता नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये मालूम है कि ये कुछ वोटर लिस्ट का चल रहा है और उनको लगता है कि जो आधार कार्ड हम दे देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, आधार सब कुछ है, आधार से ही सब कुछ हो जाएगा। भले उनको ये नहीं पता कि ये आधार तो मान्य है ही नहीं, लोग भरोसा नहीं है कि जो ये मान्य नहीं है आधार कार्ड। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसके बाद आधार कार्ड ले रहे हैं कि नहीं? नहीं, आधार देखिए, आधार कार्ड का जो दिलचस्प मामला ये है कि पूरे बिहार में जो चल रहा है रिवीजन का काम, उसमें ये हो रहा है कि जो पहले बीएलओ जो करते थे पहले भी आधार कार्ड ले रहे थे। अब जब उनका कहना है कि हम लोग कई बीएलओ से बात की, उनका कहना था कि 4 जुलाई तक जो है सो हम लोग आधार कार्ड ले रहे थे। उसके बाद 4 जुलाई के बाद 5 जुलाई को बीएलओ का कहना है कि हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज आया जिसमें कहा गया कि जो कोई और डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो उनका कहना था कि उसके बाद से तुम लोग मतलब आधार कार्ड भी नहीं ले रहे हैं जी। अब ये 2004 के बाद क्या निर्देश आया बीएलओ को किसी को पता नहीं है, कोई प्रेस रिलीज नहीं है, कोई पब्लिक में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो क्या हुआ 5 तारीख को। लेकिन बीएलओ का ये कहना था कि 5 को हम लोग पास ग्रुप में मैसेज आया 9:30 बजे कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना है, तो हम लोग तो फोटो भी नहीं ले रहे हैं जी। तो ये कहना है बीएलओ वगैरह का। और आधार कार्ड अभी नहीं लिया जा रहा, और लिया भी जा रहा है तो ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर लिख लिया जा रहा है।
लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको अभी तक इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा कि यहाँ आधार मान्य होगा, तो हम लोग इसको नहीं मान सकते कि आधार मान्य है। सुप्रीम कोर्ट का शायद ये एडवाइस था कि भाई इसको कंसीडर करिए, इसको एक पहचान पत्र के तौर पे। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट का इस पर चुनाव आयोग का कोई निर्देश नहीं आया है लिखित तौर पे कि भाई आधार कार्ड मान्य होगा। तो लेकिन ग्राउंड पे ये हो रहा है कि जो आधार कार्ड लिया जा रहा है, बहुत लोग ले रहे हैं, नहीं भी ले रहे हैं, बोले कि सिर्फ फॉर्म जमा कर दो। उमेश जी, मेरा एक सवाल यह है कि बहुत सारे जी। लोगों को कन्फ्यूजन है, जैसा कि आप बता रहे हैं ग्राउंड पर। तो मैं ये जानना चाहता था कि जब आप जा रहे हैं, उन सारे सेंटरों पर जा रहे हैं जहाँ ये प्रोसेस चल रहा है, वहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है, कि क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है? अगर उसको आप थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बता सकें कि क्या क्या प्रोसेस फॉलो हो रहा है वहाँ पर। एक तो ये हो रहा है कि जो बीएलओ है और बीएलओ के साथ जो वॉलंटियर लगाए गए हैं, उन लोग को ये जिम्मा है कि आप जिन जो वोटर हैं उनका नाम दे के और ये इनॉमिनेशन फॉर्म दे दीजिए उनको। ठीक है, वो दे रहा है। उसके बाद जो बीएलओ है, जो स्कूल का मास्टर ही होता है, तो या तो वो स्कूल में है तो वहां पे वो वोटर को बुला ले रहा है, उसका फॉर्म ले रहा है। और ज्यादातर मामलों में ये देख रहे हैं कि जो लोग अपना फॉर्म नहीं भर रहे हैं वो बीएलओ ही भर दे रहा है। अच्छा। बीएलओ सब कुछ भर दे रहा है, साइन वाइन करवा ले रहा है या अंगूठा लगवा ले रहा है और वो फॉर्म ले रहा है। या नहीं हो रहा तो वो स्कूल से निकलने के बाद वो हर घर में जाके वहां से फॉर्म भरवा रहा है। कई जगह पे वार्ड मेंबर लोगों को जिम्मेवारी दे दी गई कि भाई आप भी कुछ सहयोग करिए। तो कोई नॉर्म उस तरह का जो है, कोई जो नियम है वो वैसा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब फॉर्म दे दिया गया, फॉर्म आप ला के दीजिए, नहीं भरे हुए हैं तो बीएलओ भर दे रहे हैं, फिर वो अपलोड करेंगे अपना ऐप के जरिए। इसको लेकर एक रिसिप्ट की बात हुई थी, रिसीविंग की, जो पावती बोलते हैं वहां पर, कि जो कोई गया है उसको लेकर भी एक रिसेंटली कुछ बवाल हुआ था। ये क्या मामला है कि पावती किसी को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? नहीं, पावती तो ज्यादातर मामलों में नहीं मिला है। वो एक फॉर्म दिया जा रहा है, कई जगह पे 2 फॉर्म भी दिया जा रहा है। मैं कुछ वोटरों से मिला था पटना में, उनको 2 फॉर्म मिला था। तो उसमें था कि एक फॉर्म को भर के और उस पे बीएलओ साइन करेगा और वो पावती के तौर पे वोटर अपने पास रखेगा और एक फॉर्म जैसे वो जमा ले लेगा। लेकिन उसको एक फॉर्म भरता है बीएलओ और उसी को रख लेता है, और वो एक दूसरा फॉर्म जिसको पावती होना है उसको खाली दे के बोल रहा है कि ये आप लेके चले जाइए अपने घर। उसमें साइन वगैरह है? साइन वाइन भी नहीं कर रहा है। और ज्यादातर मामलों में यह है कि एक ही फॉर्म दिया जा रहा है। इसके पीछे शायद ये कहा जा रहा है, तर्क चुनाव आयोग का ये है कि अनधिकृत तौर पे कि भाई फॉर्म छपाई में तो ये है ना, वक्त लगेगा, तो भाई 2 फॉर्म क्यों छापा जाए, एक ही फॉर्म से काम चलाया जाए। उसके बाद अभी मैसेज आ रहे हैं, अभी जो फॉर्म जमा कर रहे हैं अब मैसेज आने शुरू हैं कल परसों से कि जिनका फॉर्म जमा हुआ है, अपलोड हो गया है, उनके पास मैसेज आ रहा है कि भाई आपका फॉर्म जमा हो गया है। और जिसके पास मैसेज नहीं आएगा उसके पास क्या प्रूफ है? उसके बाद फिर बीएलओ फोन करता है कि भाई आप डॉक्यूमेंट ठीक से नहीं लगाए हैं। अभी कुछ लोगों के पास इस तरह के फोन आ रहे हैं। या अगर जिनका नहीं होगा, हो सकता है उनके पास फिर से मैसेज जाए या फिर बीएलओ जाए उनके पास कि भाई आपका नाम है, आपका फॉर्म नहीं अपलोड हुआ है, तो आप ये देखें। अब पर अभी अधिकृत तौर पे कुछ नहीं है, इस तरह का कोई संदेश चुनाव आयोग से नहीं आया है इसको लेके। जैसे मेरे पास एक वो है, फॉर्म है बिहार का ही, गणना प्रपत्र प्रारूप करके फॉर्म आता है। ये लिखा होता है उमेश जी? हाँ, वही तो वही उस पर लिखा हुआ एक तो तस्वीर लगी है जिस इंडिविजुअल की, और जन्म तिथि, उसके बगल में लिखा है आधार संख्या वैकल्पिक, मोबाइल नंबर। तो इसमें आधार ले रहे हैं जो मेरे पास फॉर्म है। वैकल्पिक है, मतलब कि आप नहीं भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। और देने से कोई फायदा हो रहा है कि नहीं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कंसीडर करो। सुप्रीम कोर्ट कहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक कंसीडर नहीं किया है, तो फायदा क्या होगा हमको नहीं पता। क्योंकि जब चुनाव आयोग की जो आप उसी प्रपत्र के पीछे में देखेंगे 11 तरह का डॉक्यूमेंट पूछा गया, जो ये आप में से कोई एक देना है आपको, उसमें आधार कहीं नहीं है जी। तो हम जो मौखिक से ज्यादा वो लिखित जो होता है उसका वैल्यू होता है, तो वो तो कह देगा चुनाव आयोग, हम तो पीछे में लिखे हुए हैं कि ये 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए जी। तो आप आधार कार्ड दीजिए ना दीजिए बहुत फर्क नहीं पड़ता है। भले हो सकता है कि ये फॉर्म की प्रक्रिया खत्म हो जाए तब जाके चुनाव आयोग कह दे कि हाँ आधार भी मान्य है, तो जो आधार दिए हैं उनका काम हो जाएगा, बाकी जो नहीं दिए उनसे लेना पड़ेगा आधार, फिर लेगी वो। उमेश जी, आपने काफ़ी विस्तार से इसको बताया। मैं थोड़ा इंडिविजुअल जाना चाहता हूँ। आप अलग अलग इलाकों में जाके लोगों से बात कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति की कहानी बताइए जिससे आप मिले हों और उसने बताया हो कि उसके पास कुछ नहीं, वो कहाँ का रहने वाला। थोड़ा किसी एक इंडिविजुअल की कहानी बताइए जिससे हम समझ सकें कि लोग किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, एक इंडिविजुअल तो कहानी तो बहुत है, और ज़्यादातर लोगों के पास पहचान पत्र के तौर पे आधार कार्ड ही है जी। और उनका ये कहना है कि भाई जब इतने सालों से सरकार ये पूरा ये चल रहा है कि भाई आधार बनवाइए, आधार बनवाइए, आधार बनवाइए, आप हर चीज को आप आधार से लिंक कर रहे हैं, तो लोगों को ये लग रहा है कि भाई आधार ही सब कुछ है।
इससे ऊपर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ कि मैं परसों या तरसों उससे पहले मैं था मनेर में, तो वहाँ पे एक नौजवान आता है, वो उसके पास, उसने बताया उसके पास सिर्फ आधार कार्ड है, आवासीय है, तो बोलता है आधार आवासीय हम कितनी बार बनवाओ, वो तो 6 महीने उसकी वैलिडिटी रहती है आवासीय की। तो वो बैंक के खाता खुलवाने जाता है तो आधार वो मतलब आवासीय लगता है, तो वहां दे दिया। फिर एक बार बनवाया तो एक बार कहीं और कहीं एडमिशन में दे दिया, कहीं कुछ दे दिया, तो बोला कि आवासीय नहीं है। बोला कि जब मेरे पास अपनी जमीन नहीं है तो मेरे पास जमीन का भी कोई कागज नहीं है, उसके पास सिर्फ आधार कार्ड था। तो अब जब उससे मैंने बात, अब चूंकि लोगों में ये बहुत अंदर तक पैठ है, चीजें घुस गई है कि भाई आधार ही मान्य है, आधार मान्य है, तो वो बहुत टेंशन उस तरह की नहीं लेते। जब मैं बताता हूँ उनको कि भाई आधार मान्य नहीं है, तब जाकर थोड़े वो तनाव में आते हैं कि अरे भाई तब तो वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। और लोगों में बहुत निराशा है, सच पूछे तो वोटिंग को लेकर भी। मतलब मैं तो कई लोगों से मिला हूँ, एक जो नौजवान था वो मुस्लिम था, उसने कहा कि, मैंने कहा कि भाई आपने क्या डॉक्यूमेंट है आपके पास, तो बोला कि मेरे पास आधार कार्ड है। और क्या चाहिए बताइए, आधार से बड़ा क्या कार्ड है? बोले आधार तो मान्य नहीं है। तो बोला कि आधार मान्य नहीं है तो क्या होगा, हमारा नाम ही कट जाएगा, हमको से क्या फर्क पड़ता है, सरकार थोड़ी हमको खिला रही है, हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा, सरकार को नहीं देंगे वोट, ऐसा कहा। फिर मैंने जब उसको बताया कि देखिए अगर आप वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा, फिर आपसे नागरिकता का भी परिचय मांगा जाएगा कि आप नागरिक हैं इस देश का, साबित करिए। तो वो और ज्यादा गुस्सा होकर बोला कि मेरी उम्र 40 साल है, मेरी दादी की उम्र 100 साल होने वाली है, आप बताइए कि अब हम कौन सी नागरिकता दें? दादी हमारी 100 साल की होने वाली और यहीं की रहने वाली, तो हम और कौन सी नागरिकता लगेगी भारतीय होने का, और हम क्या सबूत दे सकते हैं? तो ये कहना था। उमेश जी, अब आप अभी उन्हीं इलाकों में घूम रहे हैं जिसको लेकर मीडिया में एक बहुत परसेप्शन क्रिएट किया गया, खासकर टीवी न्यूज़ मीडिया द्वारा, कि यहाँ पर आधार को इसलिए मान्यता नहीं दी गई कि आबादी से ज़्यादा आधार है। तो आप ग्राउंड पे इसको भी देख रहे होंगे, ये क्या जानबूझ के एक परसेप्शन क्रिएट किया गया और मुस्लिम जानबूझ के उसमें डाला गया, मुस्लिम बाहुल इलाकों में, ताकि बाकी लोग आधार की डिमांड ना करें? क्या आप ग्राउंड पे क्या देख रहे हैं? आप देखें तो बहुत उसमें बहुत ही भारी मिस्टेक है। वो कोई भी बहुत लेमैन भी अगर उस डेटा को देखेगा ना, तो कह देगा कि जो पूरा जो प्रोपोगेंडा का जो पहाड़ खड़ा किया गया उसमें कोई दम नहीं है। आप समझिए कि आप डेटा जनसंख्या का डेटा आप ले रहे हैं 2011 का, और आप जो है सो आधार ले रहे हैं अपडेटेड जुलाई तक का आधार कार्ड का डिटेल ले रहे हैं। भाई 2011 से 2025 तक में कितनी आबादी बढ़ी होगी, वो तो डेटा नहीं है आपके पास जी। तो उसी हिसाब से ना बढ़ेगा। आप अगर 11 का डेटा पे 2025 के डेटा को परसेंटेज निकालेंगे तो बढ़ेगा ही ना भाई जी। तो ये तो सिंपल मैथ है। मैं आपको बता रहा हूँ, वही आप उस पर आप आधार के वेबसाइट पर जाके आप सेचुरेशन वाले में जाके और 100% से ऊपर के, तो गुजरात के 2-3 जिले आएंगे जहाँ पे 130% है आधार सेचुरेशन। दिल्ली में आपका साउथ दिल्ली में 130% से ज्यादा है, लेकिन आप उसको नहीं उठा रहे, आप किशनगंज को और अररिया को उठा रहे हैं। आप तो इससे समझ में आता है ना कि आपका टारगेट क्या है। आप एक पूरा चुनाव से पहले एक पूरा एक माहौल बनाना चाह रहे हैं आप, तो ये तो क्लियर दिखता है भाई। बहुत लेमैन की तरह हम बोले, अगर उसका आप कोई भी देखेगा तो कह देगा भाई गुजरात में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में देखिए सिचुएशन पॉइंट। बिहार में तो अगर ओवरऑल बिहार का लेंगे तो 90% से थोड़ा सा ऊपर है सिचुएशन पॉइंट जी। उसमें डेथ्स के भी जो मर गए हैं उनके भी आधार हैं अभी, वो तो सरकार खुद ही मान रही है कि भाई इतने लोग मर चुके हैं, इनका भी आधार कार्ड अभी भी एक्टिव है जी। तो आप कैसे आप कह देंगे जब भाई मुस्लिम इलाकों में आधार कार्ड बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय है, मतलब पूरा प्रोपेगेंडा। पर ग्राउंड पे अभी देखिए जो सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं उनको तो पता है कि ये चल रहा है। उमेश जी, आप ग्राउंड पे हैं इसलिए हम ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं कि नेशनल मीडिया में एक खबर आई सूत्रों के हवाले से, हालांकि तेजस्वी यादव ने उसको लेकर जो बयान दिया, सूत्रों को लेकर उस पर काफ़ी बवाल भी चल रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि बिहार में म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल के वोटर मिल रहे हैं और बीजेपी इस पर काफ़ी हमलावर है। तो ये जो एक मतलब पिछले लंबे समय से बिहार में वो लोग वोट कर रहे थे, तो ये एक जो प्रोपेगेंडा बोले, चुनाव आयोग डायरेक्ट तो बोला नहीं अभी तक, सूत्रों के हवाले से आ गए, इसको लेकर ग्राउंड पे क्या चल रहा है? देखिए ग्राउंड पे वैसा कुछ तो नहीं है, मगर एक बात तो है कि मतलब जो हम लोग समझ पा रहे हैं ग्राउंड पे वैसा कुछ नहीं है कि भाई क्या है, पर ये तो है कि भाई लोग समझ रहे हैं कि भाई ये क्यों कहा जा रहा है। आप देखिए कि बीएलओ जो है, बीएलओ कोई फॉर्म के साथ कोई डॉक्यूमेंट ले नहीं रहा है, ठीक है, और ये पूरे बिहार में चल रहा है। तो जब कोई डॉक्यूमेंट ले ही नहीं रहा है तो चुनाव आयोग ये कैसे तय कर रहा है कि भाई बांग्लादेशी नागरिक मिले हैं, नेपाली नागरिक मिले हैं, म्यांमार के नागरिक मिले हैं? आप कोई डॉक्यूमेंट लेंगे तब ना साबित होगा भाई उससे कि आपके पास इतने डॉक्यूमेंट है, इसमें ये लोग नेपाल के हैं। जब आप सिर्फ इनोमरेशन फॉर्म ले रहे हैं और आधार कार्ड का खाली नंबर ले रहे हैं या नहीं भी ले रहे हैं, बहुत जगह नहीं ले रहे हैं,
तो आप कैसे तय कर रहे हैं? ये तो बहुत स्वाभाविक सवाल है कि भाई कैसे तय हो रहा है कि भाई ये बांग्लादेशी नागरिक मिले हैं। तो चुनाव आयोग भी उसी तरीके से कर रहा है, ऑफिशियली कोई कुछ कह नहीं रहा है। और ग्राउंड पे इस तरह का है कि लोगों में चर्चाएं तो है कि भाई ये क्या है, मतलब कैसे निकल रहा है। या कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई देखिए इतना तो निकल रहा है, बांग्लादेशी नागरिक निकले हैं। तो एक वो भी है कि एक जो पूरा जो राइट विंग से इन्फ्लुएंस लोग हैं उनको ये लगता है कि हाँ भैया तो कुछ बड़ा ही चल रहा है। तो उमेश जी बहुत शुक्रिया, आप ग्राउंड से हमारे लिए जुड़े, आप लगातार अलग अलग संस्थाओं के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं, और तो धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद बसंत। जैसे कि उमेश बता रहे थे, सूत्रों के हवाले से बिहार में काफ़ी खबरें आ रही है। मैं अनमोल की स्टोरी पे आऊँ उससे पहले जो तेजस्वी यादव ने सूत्रों के लिए कहा, आप उस पर काफ़ी लोग मीडिया की आज़ादी से जोड़ के देख रहे हैं, तमाम चीज़ों से जोड़ के देख रहे हैं। आपका उस पर क्या कहना है? ये तमाम लोग अब ये कहा जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, चाहे ये कंप्लेन है, वो लोग आके अब फंसे हैं। एक मिनट, इसका चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेस नोट या कोई ऐसी बात आई है, या कि कहाँ से खबर आई? सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग हैं। ट्वीट में जो उन्होंने टेक्स्ट लिखा था, हाँ। उस पर उन्होंने बोला था मूत्र का मतलब उनका गंदगी से, हाँ। ठीक है, वेस्ट से है उनका, हाँ। मतलब तो अब देखो मीडिया का क्या रोल है, ये फैक्ट तो किसी से छुपा नहीं है कि मीडिया कैसे अभी 2014 के बाद किस तरह से बिहेव कर रहा है। अभी आप देख लीजिए, बिहार में पिछले 15-20 दिन में 2 मर्डर हुए, मतलब 2 मर्डर हुए जो हाई प्रोफाइल थे, जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई। और एक जो बिजनेसमैन थे पटना के ही, और एक दूसरा भी पटना में ही हुआ है मर्डर। अब पहले जो खबरें छपती थी, चाहे वो बिहार की बात करें या यूपी की बात करें, तो क्या होता था, चाहे वो टीवी हो या अखबार हो, फ्रंट पेज पे खबर छपती थी और मुख्यमंत्री की फोटो आती थी उसके साथ, है ना। मुख्यमंत्री कुछ बोले हो या ना बोले हो, जिम्मेदारी एक अकाउंटेबिलिटी ठहराई जाती थी। ये बात अखिलेश यादव भी बोल चुके हैं अपने चुनाव प्रचार में, पहले भी स्टूडियो में एंकर के सामने भी बोल चुके हैं कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो आप लोग मेरा फोटो लगा के घटना दिखाते थे, पर अभी यूपी में होता है तो आप लोग मुख्यमंत्री की फोटो नहीं लगाते हैं। तो ये मीडिया का रवैया तो है ही। जैसे वो भास्कर का इंसिडेंट मुझे याद आता है कि उन्होंने लगाया था कि अखिलेश यादव पे भी था, और ना यादवों का राज करके ना दलितों की रानी, ऐसे कुछ करके था वो, तो वो पोस्टर अब कोई लगा पाएगा ऐसा जी, मतलब लेकिन इस तरह की भाषा। जब तेजस्वी यादव का मैंने वो देखा सुना, वो भाषा पे आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं जो भी हो, लेकिन बहुत मामलों में जो टीवी का, खासकर मैं टीवी की बात कर रहा हूँ, वो जो सोर्स होता है ना, वो 4 जर्नलिस्टों के बीच की आपस की चकल्लस का निकला हुआ नतीजा होता है। याद है मुझे, अभी कुछ महीने पहले की बात है, जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च किया पाकिस्तान के ऊपर, जो उसके टेररिस्ट बेस थे उसके ऊपर, तो उस शाम को जिस दिन भारत ने, उसके अगले दिन काफ़ी मीडिया में हलचल हुआ, और रात के वक्त मैं, मेरे 2 साथी थे, हम लोग गए पीएमओ के दफ्तर के बाहर, कई मीडिया के वो थे, जर्नलिस्ट खड़े थे। यकीन मानो वहाँ सोर्सेज के टीवी पे चला, तो सोर्स के हवाले से बड़ी खबर, और वहाँ जो एक आया बोला, ये देखो ये नया पाकिस्तान का सेना प्रमुख की तस्वीर आ गई, उसको हटा दिया गया। हम लोग सोचें, बीच युद्ध में कोई भी देश अपने सेना अध्यक्ष को कैसे हटाएगा, और वो चला, एक बंदा चला रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारे पास आ चुकी है, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष बदले जा चुके हैं। तो हम कहें यार ये कहाँ से खबरें ला रहे हैं, वो इस्लामाबाद में हमला हो गया, ये तो ये जो सोर्स है ना, टीवी में खासकर सोर्स हवाबाजी होता है मैक्सिमम टाइम। कई बार अच्छे रिपोर्टर हैं, उनके सोर्स होते हैं, वो सोर्स सूचनाएं निकालते हैं, सोर्स को छुपाना कोई बुरी बात नहीं, सूत्र। लेकिन जो टीवी में सूत्रों के हवाले से आता है और 90% टाइम फ्लॉप होता है, और वो टीवी चैनल माफ़ी भी नहीं मांगते सूत्रों के हवाले से। अरे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, अब इसी इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे थे, तब उस पर ही आप देख लीजिए कि जो पुंछ में जिस मौलाना कारी की बात हो रही थी, कारी इकबाल की, जिनको टेररिस्ट बता दिया गया था लश्कर ए तैयबा का, ठीक है,
और उस पर फिर हमने रिपोर्ट भी किया था। हम ग्राउंड पर जाकर, उसमें 2 पार्ट थे रिपोर्ट में। एक रिपोर्ट में हम गए थे, हमने वीडियो किया था, उस फैमिली से बात की थी, वो स्कूल दिखाया, स्कूल के प्रिंसिपल से बात की, वो पूरा दिखाया कि वो कौन थे, कितने दिनों से रह रहे थे और कैसे उनकी डेथ हुई थी, सब हमने बताया। एक उसका था टेक्स्ट में जो हमने किया था, जिसमें हमने बात किया था जिन जिन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने खबर चलाई थी, और उसमें जो जिन एंकर्स ने बोला था वो कह रहे थे हमको पता ही नहीं आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हमें तो लिख के मिला था। अभी तो शायद वहाँ की एक कोर्ट ने 2 चैनलों पे जुर्माना लगाया है, ऐसे खबरें आई थी। पर बेसिकली ये कहना था कि सोर्स जो सूत्र होता है ना टीवी में, वो हमेशा पत्रकारों के बीच की बात होती है, एजेंडा होता है जो चैनल थोपना चाह रहा है या चैनल पे कहीं से थोपा जाता है। और न्यूज़ लॉन्ड्री इस तरीके के सूत्रों के हवाले से कभी रिपोर्ट नहीं करता। जैसे अनमोल ने बताया, जैसे टीवी मीडिया ने उनको बता दिया कि वो आतंकवादी हैं और कई दिनों तक चला, बाद में किसी 1-2 लोगों ने माफ़ी भी मांगी, लेकिन हम ऐसे सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट नहीं करते। अगर कई बार हम सोर्स के हवाले से स्टोरी करते भी हैं तो दस्तावेज देखते हैं, पढ़ते हैं और अपने सोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सूत्रों के हवाले से लिख देते हैं। ऐसा कई बार आपको करना पड़ता है। तो इस तरीके की रिपोर्टिंग में समय और संसाधन दोनों लगता है। आप जानते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, तो आप चाहते हैं कि ऐसी रिपोर्ट आप तक पहुँचती रहे तो न्यूज़ लॉन्ड्री को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ऐसे बेवजह के सूत्रों से आपको राहत मिलेगी। अब हम अनमोल की स्टोरी पे लौटते हैं। अनमोल इन दिनों अभी हाल ही में लौटे हैं। ये जो हरिद्वार से दिल्ली का रास्ता है जहाँ पे कांवड़ियों का कहर चल रहा है, मतलब उसको कहर ही कह सकते हैं। मैंने वो वीडियो देखा तुम्हारा, वो एक महिला है, वो कह रही है कि मैंने तिल तिल जोड़ के अपना एक ढाबा बनाया था और उसका कांवड़ियों ने तोड़ दिया। उनके घर पे, उनके दुकान में जो व्यक्ति काम करते थे उनको इतना मारा कि वो हॉस्पिटल में भर्ती, बर्तन धोने का काम करते थे। कटुओं का ढाबा है, मुसलमानों का ढाबा है, हिंदू का नाम रखे हो। वो रोकने का हाथ जोड़े, हाथ पैर जोड़े, उसके बाद वो डंडा मारते रहे, कहीं पंखे, शीशा वगैरह सारा तोड़ फोड़ कर दिया। हमको पकड़ दिया, आप कौन हो यहाँ पे? तो हमने बोला कर्मचारी हैं, हम यहाँ काम करते हैं। तो डंडा मारा हमको, यहाँ मारा, इधर मारा, तो हमारे पास ले गया। हमारा पुलिस आती है और वो हमें अल्टीमेट देती कि भाई कावड़ मार्ग है और अब कावड़ चलेंगी। सरकार अगर ये बात करती तो हमें ठीक लगता। उन्होंने आगे जो यहाँ पे मतलब बदतमीजी करी है वो ठीक नहीं किया। तो अनमोल, आप थोड़ा अनुभव बताइए कि क्या चल रहा है हरिद्वार से लेके दिल्ली का जो पूरा रास्ता है, किस तरीके का माहौल है? जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वो काफ़ी भयावह हैं। किसी की गाड़ी तोड़ दे रहे हैं, आज एक वीडियो है कि हरिद्वार में चश्मे की दुकान तोड़ दी, खाने का ढाबा तोड़ दे रहे हैं, गाड़ी तोड़ दिया। हमने सुना है और हमने महसूस भी किया है कि आप किसी तीर्थ या किसी ऐसी यात्रा पे होते हैं जो भगवान तक आपको ले जाता है या भगवान तक आप जाने की कोशिश करते हैं तो आपका मन शांत होता है, सुकून से आप जाते हैं भगवान के शरण में। ये कौन सा भगवान के पास लोग जा रहे हैं कि रास्ते में उत्पात मचा रहे हैं? आपने क्या क्या देखा वो बताइए। आपने अनुभव की बात की कि कांवड़ यात्रा को लेकर क्या अनुभव है, तो मेरा जो निजी अनुभव है वो ये है कि हमारी तरफ से भी लोग जाते थे और वो बिहार जाते थे, देवघर जाते थे कांवड़ के लिए। तो पूरा गांव नहीं जाता था, एक गांव से कम लोग जाते थे, 4-5 लोग, 6 लोग, जो लोग जा सकते थे वो लोग जाते थे। तो जब वो, लेकिन जिस दिन वो जाते थे उस दिन वो सबके घर जाते थे, या सबके घर के लोग, हर घर से 1-1, 2-2 आदमी, महिला पुरुष, उनको छोड़ने जाते थे कि यहाँ से ये लोग अब जाएंगे वहाँ पर, और अपने हिसाब से जिसके पास जो है 50-100 या कुछ भी, कोई खाना बना के कुछ दे दे रहा है कि रास्ते में खा लेना या कुछ टाइप का, वो अपना देते थे और उधर से वो लोग जाते थे, जल लेकर आते थे। तो सबके घर पे प्रसाद जाता था। वो उसमें माला के बच्चे बहुत शौकीन होते थे कि बच्चों के लिए माला आया है, ब्लैक कलर का और भगवा कलर का होता था, पीले कलर का, काले धागे में और पीला वाला में। और आपको फिर ऐसा देखने में मिलता था पूरे मोहल्ले में सभी बच्चे एक तरह का माला पहन के घूम रहे हैं, काला वाला। जी। तो वो एक इसको लेकर एक इमेज थी लोगों के अंदर, बहुत ही एक सैक्रेड इमेज था इन सब यात्राओं का। लेकिन अभी जो हमने पिछले साल और इस साल जो देखा, मैं अपने अनुभव से बताऊं तो अभी कांवड़ यात्रा पर आप किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, इस पूरे रूट पे अगर आप दिल्ली से लेकर हरिद्वार जाते हैं या इमरजेंसी में जाते हैं या ऐसे ही जाते हैं, तो आपके मन में ये फियर रहेगा कि आप गाड़ी से जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी गलती से भी किसी से टच ना हो जाए, या कोई आपकी गाड़ी से गलती से ना टच कर जाए। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी टच हुई तो ये एक मान्यता है कि अगर कावड़ खंडित हो जाती है, मतलब वो
अशुद्ध हो उसका, जाता है। हाँ, उसकी पवित्रता भंग हो जाती है। तो क्या होता है कि अब कावड़ खंडित हो गई, पवित्रता भंग हो गई, तो वो लोग फिर गुस्सा निकालते हैं और फिर आपके ऊपर, चाहे वो गाड़ी हो, या पिछली साल तो बहुत लोगों को पीटा, कई लोगों को बहुत बुरी तरह से पीटा गया। इस साल ये जो ढाबे की हम अपने पर्टिकुलर स्टोरी की आपने बात जो करें, स्टोरी की है। बाबा बालकनाथ ढाबा, हम्म। इस ढाबे पर क्या हुआ था कि 8 जुलाई की रात, करीब रात के 11 बजे कावड़ियों के लिए ही वो बनाया था। और ये लोग इतने अच्छे हैं कि ये लोग खाना तो खिला ही रहे हैं अपने ढाबे में, बगल में जो स्पेस बचा हुआ है उधर चटाई टाइप बिछा दिया है, फैन वैन चल रहा है, और वहाँ पर कावड़िए सोते हैं। विश्राम भी कर सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं। किसी को सोना है सो जाए, किसी को बैठना बैठ जाए। जब हम गए तब भी वहाँ लोग विश्राम कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे। अब हुआ उस दिन ये कि अब चूंकि ये फैमिली ढाबा है, तो यहाँ पर ऐसे भी लोग आते हैं जिनको दाल तड़का चाहिए और उस टाइप का, तो दाल तड़का किसी को देना है, किसी को कुछ देना है। कोई कावड़िया था तो उसको जो है ये लोग जो दाल दिए उसमें प्याज प्याज का नहीं। टुकड़ा था। अब उसके बाद वो भड़का, ये लोग माफ़ी मांगने लगे। तो भोले बोलते हैं कावड़ियों को कि भोले माफ़ी, गलती हो गई, भोले गलती हो गई। तो उसके बाद वो लड़का गुस्से में गया और उसने वहाँ रेफ्रिजरेटर था, जैसा कि उन लोगों ने बताया, रेफ्रिजरेटर में हाथ मारा जोर से। ठीक है, शीशा था, तो शीशे पे जब हाथ मारा तो उसके भी हाथ में चोट लग गई, शीशा तो टूटा ही। तो वो फिर बाहर गया, और भी कावड़िए थे, उनको बुलाया, बोला कि ये मुसलमानों का ढाबा है और ये लोग नाम बदल कर हम लोगों का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो है बाकी लोग आए और पूरा तोड़ फोड़ शुरू हो गया। उनकी टेबल तोड़ डाली, ग्लास का पैनल लगा हुआ था वो तोड़ दिया, 2 फ्रिज थे, दोनों फ्रिज तोड़ दिया। और गुस्सा इस लेवल का कि पंखा जो लगा हुआ था, पंखे को पकड़ के एकदम सारे पंखे के जो स्लाइडर हैं या उनके जो पंखे हैं, उनको पत्तियां हैं, उसको टेढ़ा कर दिया, और सभी पंखों का कर दिया, ये नहीं कि एक का कर दिया। सारे जितने 10 पंखे लगे थे 10 का। चेयर तोड़ डाली, चेयर तोड़ के ऐसे ढेर लगा दिया। अब वहाँ पर जो वर्कर काम कर रहे थे उन्होंने हमसे बताया कि वो फ्रिज तोड़ा ही तोड़ा, साथ में वो लोग उसके अंदर जो था वो ले भी गए, अच्छा, खाने पीने वाला। खाने पीने वाला। और वहाँ पर जो जिनका ढाबा है उनका बेटा उस समय वहाँ मौजूद था, तो उससे जो है ला मेरे पैसे वापस दे, मेरे पैसे वापस दे, पकड़ के उसका फिर उसकी जेब में जितना रुपया था वो भी लगे। ये एलिगेशन है। ठीक है, तो वहाँ पर जो एक कुक था, कुक ने बताया कि मैं पीछे खाना खा रहा था तो मेरे पास आया, वो लोग क्या करता है, उसने बोला मैं कारीगर हूँ, उसको मारा। और उसको मार के उसका भी, इसका आधार कार्ड चेक करो, पर्स निकालो, आधार कार्ड चेक करने चक्कर में उसका पर्स लेकर चले गए। वो बता रहा है हमें कि उसके पर्स में 1700 रुपये थे, वो भी चले गए। आप अनमोल की वीडियो स्टोरी में उस व्यक्ति को देख सकते हैं। 8 जुलाई की घटना है और अभी भी वो अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। नहीं, वो दूसरे हैं, पिंटू दूसरे हैं। पिंटू दूसरे हैं। पिंटू दूसरे हैं। पिंटू को तो पिंटू बर्तन धोने का काम अच्छा। करते हैं। ठीक है, अब जिनको ये सब, मारा है हाँ, बहुत। अब ये सब हो रहा था तो पिंटू वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने रोकने की कोशिश की, तो पिंटू को हॉकी से उसके पैर पे मारा गया और उसका पैर टूट गया। पिंटू के परिवार में कोई नहीं है, पिंटू अकेले हैं और उसी ढाबे पे बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। तो उनका इलाज कराने के लिए भी ये लोग खुद पति पत्नी जाते हैं। हमारे वीडियो में आप देखेंगे कि ये खुद हॉस्पिटल जा रहे हैं, उधर भी उनका इलाज भी करा रहे हैं। इधर जो इनका ढाबा टूट गया उसको सही कराना है, फिर से ट्रैक पे लाना है, साथ में इस ठप्पे से भी निकलना है कि हम पे तो विधर्मी होने का ठप्पा लग गया है, अब बिजनेस नहीं चलेगा। और उनका दुख भी यही है कि हम इतने मतलब भगवान के नाम पर, हमने जिनको भगवान माना, आराध्य माना, उनके नाम पर हम ढाबा चला रहे हैं और सेवा के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद हमें इस तरह से हमारे साथ बर्ताव हुआ। मैं एक निजी अनुभव बता रहा हूँ। मैं भी हरिद्वार गया था, देहरादून गया था एक काम से और लौट रहा था। तो मेरे जो बस का टाइमिंग था वो सुबह 5 बजे दिल्ली का था। मैं सो गया, सुबह 5 साढ़े 5 बजे नींद खुली तो मुझे लगा मैं शायद ज़्यादा सो गया, बस वाला उतारा क्यों नहीं। तो मैं जाके देख रहा हूँ तो बस गांव के रास्ते से आ रही है। तो मैंने पूछा भैया ये अभी तक 6 बजने वाले हैं, अभी तक पहुँचे नहीं दिल्ली। फिर मैंने गूगल पे देखा तो 3 घंटा दिखा रहा था। तो वो रात को रास्ते से गाड़ी नीचे उतार दिए थे
क्योंकि रास्ते में मेरे पास मैं वीडियो भी कुछ बनाया था रात में 12-1 बजे करीब में कि आधे सड़क पे जो देहरादून से रास्ता आ रहा है हरिद्वार से दिल्ली की तरफ, आधे रास्ते पे कांवड़िया सोए हुए हैं या चल रहे हैं, तो उसमें काफ़ी संभावना होती है कि किसी से टच हो जाए। इस डर से उन्होंने गाड़ी सड़क पे उतार दी थी। आज ही एक वीडियो देख रहा था जिसमें गाड़ी को पीट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, एक स्कूल बस को भी तोड़ दिया गया। तो ये मतलब ये आस्था नहीं है, ये एक तरीके से मन बढ़ गया है। और ये मन बढ़ने के पीछे वजह है उत्तर प्रदेश में खासकर, जो आप उनको एक ताकत दे रहे हैं कि वो कुछ भी कर लें, अगर कर दे रहे हैं तो आप उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और आप क्या उनसे भी मिले थे जो इधर एक बाबा हैं जो इस सब को लेकर पूरा हर बाबा साल के आश्रम हम गए थे जो कि बघेरा में है, मुजफ्फरनगर में एक जगह बघेरा, वहाँ पर है। तो हमने उनको 2-3 बार कॉल भी किया कि हम आ रहे हैं, आप हमसे बात कर लीजिए और हम न्यूज़ लॉन्ड्री से बोल रहे हैं, हम ऐसी ऐसी स्टोरी कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें समय नहीं दिया, लेकिन हम उनके आश्रम तक भी गए कि हो सकता वहाँ हमें मिल जाए और वो इन पर्सन हमसे बात कर ले, लेकिन उनका वो लॉक था, बाहर CCTV लगा था, तो हम अंदर भी नहीं जा पाए। वहाँ पर जो मौजूद थे उन्होंने गेट नहीं खोला, तो हमारी उनसे तो बात नहीं हो पाई। लेकिन अब इसमें जो उसके पहले जो विवाद हुआ था 28 जून को, नहीं 28 जून को जो विवाद हुआ था जिसमें पंडित जी ढाबा को निशाना बनाया गया था, वहाँ ये थे स्वामी यशवीर महाराज, जिन बाबा की आप बात कर रहे हैं, ये गए थे और इन्हों अपने समर्थकों के साथ गए थे वहाँ पर, जहाँ पर ये बात सामने आई कि इन लोगों ने वहाँ पर एक वर्कर का पैंट उतारकर धर्म चेक करने की कोशिश की, जैसा कि एलिगेशन लगाया। वीडियो भी आया था इसका। हाँ, वीडियो भी उसका उन्होंने दावा किया कि हमारे साथ ऐसा सुलूक किया गया। जी। तो जब हम उस ढाबे पर पहुंचे तो पता चला मुझे कि उसकी जो ओनर हैं वो ओनर नहीं, प्रोपराइटर हैं, वो दीक्षा शर्मा है। वो जो है ढाबा जो है, वो ढाबा ये किराए पर लेकर, जिनका वो ढाबा है, जिनकी वो ज़मीन है, वो मुस्लिम की है, ठीक है, उसके ओनर मुस्लिम है। लेकिन जैसे होता है कि दुकान आपने किराए पे ले ली या कुछ भी ले ली, तो वो उनसे दुकान किराए पर लेकर चला रही हैं, ठीक है, उसमें उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो उसके जो उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, ये उस ढाबे को चला रही हैं, ठीक है। अब उसमें क्या था, वो बता रही थी कि उन्होंने 3 कारीगर तो वो होते हैं जो खाना बनाते हैं और सर्व करते हैं। उन्होंने कहा 3 हमारे यहाँ कर्मचारी मुस्लिम थे, एक जो वो गाड़ी रोकते हैं बाहर खड़े होकर, एक सिगरेट की दुकान पर और एक वो बर्तन धोने के लिए, 3 वो मुस्लिम लगा रखी थी, उन्होंने बताया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये दबाव है आप लोगों पर कि मुस्लिम कारीगर नहीं रखना है, खाना बनाने वाला नहीं रखना है और खाना परोसने वाला नहीं रखना है, क्या आप मानती हैं ऐसा? तो वो बोल रही थी नहीं, मेरी सोच तो ऐसी नहीं है, लेकिन अभी जो पब्लिक आ रही है वो यही चाहती है कि उसको ऐसे ही लोग हों, मतलब हिंदू बनाए, हिंदू ही परोसे, फिर वो खाएंगे, ठीक है। तो ये इन सब का ध्यान रखते हुए भी उन्होंने इस तरह से अपना सेटअप किया था दीक्षा ने, लेकिन उसके बावजूद उनके ढाबे पर हंगामा किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका जो ओनर है वो मुस्लिम है। और फिर उसके बाद वो बाकी का इंसिडेंट पता ही है। फिर ये लोग मुजफ्फरनगर से लेकर गाजियाबाद तक आते हैं, हिंदू दुकानों को चिन्हित करते हैं और उनको एक भगवा झंडा देते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा है कि नाम डिस्प्ले करना ज़रूरी नहीं है किसी भी दुकान के लिए, ढाबे के लिए, कि वो अपना नाम डिस्प्ले करे। मैटर ये करता है कि उसके मेन्यू में क्या है, कौन से आइटम्स वो सर्व कर रहा है। लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया, जिस पे यूपी गवर्नमेंट को स्टेप पीछे जाना पड़ा। लेकिन फिर अब ये तो तरीका हो गया, लेकिन अब जब बताइए 2 धर्मों की दुकान है, एक मुस्लिम हो सकता है, सिख हो सकता है, कोई हो सकता है, हिंदू हो सकता है, अब हिंदू पे आपने भगवा झंडा लगा दिया है, तो ये तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड हो गया ना कि आप जो है एक रिलीजियस आइडेंटिटी उन दुकानों का बाहर ला रहे हैं और बाकी लोग, जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, उनको आप अदराइज कर दे रहे हैं। तो ये दूसरा तरीका हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ये भेदभाव फैलाने का। तो उन्होंने एक भगवान वरा का एक फ़ोटो लगाओ दुकान पे काउंटर के पास और एक भगवा झंडा लगाओ, सो दैट कावड़ियों को पता रहे कि इस दुकान से लेना जी। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का कोई खास फायदा नहीं हुआ अगर इस तरह से वो लोग कर रहे हैं कि हर दुकान को वो चिन्हित कर दे रहे हैं कि ये हिंदू की है, यहाँ से लो। आप देखिए तो पिछले कुछ समय से सुप्रीम कोर्ट के कई सारे आदेश का ठीक से पालन नहीं हो रहा। जैसे बुलडोजर का, सुप्रीम कोर्ट का इतना सख्त आदेश आया है, बावजूद इसके आज भी बुलडोजर से घर गिराए जा रहे हैं। तो ये तो देखने वाली बात होगी। अनमोल, कुछ और आप अपनी स्टोरी में या जो आपने अनुभव किया उसको जोड़ना चाहते हैं? इसके साथ यही कहूँगा कि कांवड़ रूट पर लेकर पुलिस का भी रवैया, और एक तो पुलिस को भी नहीं समझते, पुलिस खुद डरती है
बिल्कुल इन लोगों से। और भीड़ है ना। हाँ, क्राउड है, भीड़ में किसका चेहरा आप जानोगे। और ये पता नहीं ये कब से लोगों के मन में आ गया कि अगर टच हो जा रहा है तो आप मार ही दो लोगों को, उनकी गाड़ी तोड़ दो। मैं अगर इसको ख़त्म करूं, मैं भी जो रास्ते में देखा जिस तरीके का माहौल, आप यात्राओं पे गए हैं, एक धार्मिक यात्रा है जो शांत मन से होती है। भगवान से मुलाकात का सबसे शांति से, सुकून से ही होता है। हंगामा करके तो कोई नहीं मिलता। हंगामा करके आप ईश्वर के समीप तो छोड़ दो, बहुत दूर तक भी नहीं जा सकते। तो ये, और काफ़ी लोग अभी आलोचना कर रहे हैं जिस तरीके से कांवड़ियाँ जो हरकत कर रहे हैं। भोले बोला जाता है कांवड़ियों को, हाँ, भगवान शिव के नाम पर। हमारे यहाँ एक पूरी एक अभी इस समय में एक परंपरा टाइप की है कि गांव से, जैसे आपने बता रहे थे, 10-15 लोग होते हैं, भगवा गंजी और गमछा बांधते हैं और छोटा छोटा वो कांवड़ होता है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं लेके जाते। हाँ, उसमें 2-2, 3-3 लीटर का होता है और वो गांव से निकलते हैं। और हमें अगर बचपन को ठीक से याद करूं तो इस वक्त इतने गाने आते थे। मुझे एक याद आ रहा है कि सुइया एक पहाड़ है कोई, झारखंड और बिहार के बॉर्डर पे, उससे पहले चढ़ना पड़ता है सुइया पहाड़ की चढ़ाई को लेकर। तो उसमें गाना था, सुइया पहाड़वा पर चढ़े में गोड़ छिल जाला, मतलब पैर छिल जाता है, आगे बढ़े में कलेजा हिल जाला। मतलब सावन में ये यात्रा पे बहुत गाने आते हैं भोजपुरी में। तो वो एक यात्रा होती है, लोग आते हैं तो एकदम अलग तरीके से आते हैं। खैर, तो हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी चरण में हैं जिसमें रिकमेंडेशन की बात होती है। मेरी रिपोर्ट आ रही है, एक्चुअली ये लॉन्ग फॉर्म रिपोर्ट है, जिसको अब हम लोग डॉक्यूमेंट्री बोलने लगे हैं लॉन्ग फॉर्म रिपोर्ट को। तो काफ़ी मेहनत से बनाई गई है ये डॉक्यूमेंट्री, और हमारे द हिंदू राष्ट्र प्रोजेक्ट जो हमारा अनिल सेना था उसकी ये रिपोर्ट है। इसके बाद आखिरी रिपोर्ट बसंत जी की आएगी गुजरात से। तो ये सेकंड लास्ट रिपोर्ट है। एक ही रिपोर्ट है उत्तराखंड से जो हमने बहुत ही समय लगाकर और आपके लिए बनाया है, इसलिए ताकि आपको पता चल सके कि दरअसल देश में चल क्या रहा है और कौन लोग हैं इसके पीछे। तो उस रिपोर्ट को ज़रूर देखें, और मैं पर्सनली चाहूँगा उस रिपोर्ट को आप लोग देखें। फिलहाल बस मैं इतना रिकमेंड करूंगा। बसंत जी, आप भी यही रिकमेंड कर दो। जब ये पॉडकास्ट रिलीज होगा, ये रिकॉर्ड हो रहा है 15 जुलाई को, लेकिन जब रिलीज होगा उस दिन तक अनमोल की रिपोर्ट आ चुकी होगी। तो आप उसको हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि काफ़ी वक्त लगा के और काफ़ी सूचनाओं को एकत्रित करके इन्होंने एक लॉन्ग फॉर्म डॉक्यूमेंट्री बनाया है। उसमें आप जानेंगे कि कैसे उत्तराखंड में सिस्टम एक पूरा हिंदू राष्ट्र को लेकर, या जो कॉन्सेप्ट है उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो आप उस डॉक्यूमेंट्री को जरूर, एक नया लैब है, एक नई प्रयोगशाला। हाँ, तो और मेरा रिकमेंडेशन, एक रिपोर्ट आई है कैरवन मैगजीन का, जो इसी महीने के अंक में आरएसएस का जो बिल्डिंग बन रहा है उसको लेकर काफ़ी विस्तार में है, अमृता सिंह की है। तो आप उसको ज़रूर पढ़िए, काफ़ी विस्तार में, कैरवन की रिपोर्ट विस्तार में होती भी है, तो उसको पढ़िए। और पॉडकास्ट ख़त्म हो उससे पहले एक दृश्य की बात कर लेते हैं अनमोल। कल जब आप टेस्ट मैच देख रहे थे, जब आखिरी विकेट गिरा डीएसपी सिराज का, मैच नहीं देख पाया, मैच नहीं देखा। जिसने भी वो टेस्ट का आखिरी विकेट देखा होगा, और जब सिराज का विकेट, उन्होंने बॉल को डिफेंड किया और फिर बॉल जाके विकेट में लगा, और जिस तरीके से सिराज बैठे, दिल ही टूट गया। मतलब ऐसा लग रहा था क्या हो गया। मैच बिल्कुल करीब था, 22 रन चाहिए थे, और सिराज काफ़ी अच्छा डिफेंड कर रहे थे, उनको बस बॉल रोकना था, खेल रहे थे जडेजा। क्रिकेट की अच्छी बात यही है कि दिल टूटता तो है, लेकिन फिर बाद में जुड़ भी जाता है। हाँ, लेकिन बहुत बहुत ऐसा, अभी भी वो रील जब आ रहा है ना, और सिराज जब वो बैठते हैं ना, झुक जाते हैं और फिर बल्ले को फेंकते हैं, तो काश ऐसा लगता है सिराज कर ही हो सकता था कल मैच। तो इसी के साथ ये पॉडकास्ट ख़त्म होता है। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगता है? क्या आप इसमें जोड़ना चाहते हैं, क्या घटवाना चाहते हैं? वो हमें लिखकर भेजिए। मेरा ईमेल आईडी है basant@newslaundry.com। ऐसे ही अनमोल का ईमेल आईडी है anmol@newslaundry.com। आप हमें अपना सुझाव सीधे भेज सकते हैं। आपके पास तारीफ हो तो तारीफ भी करिए, कोई आलोचना हो वो भी करिए, आलोचना ज़्यादा करिए ताकि हम अपनी चीज़ों को और बेहतर कर सकें। पॉडकास्ट सुनने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। एक बार और याद दिला दूँ, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करिए,
यूट्यूब वाला सब्सक्राइब नहीं जो पैसे देकर किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता और उसका नतीजा है कि हम इस तरीके की रिपोर्ट आप तक ला पाते हैं। जैसा भी अनमोल का आने वाला है, मेरा गुजरात का पार्ट 1 आ चुका है, पार्ट 2 आने वाला है, तो वो हम तभी कर सकते हैं जब आप हमें सीधे तौर पे सपोर्ट करें। हम सरकार के विज्ञापन पर निर्भर ना रहें। अगर सरकार के विज्ञापन पे खबर करेंगे तो सूत्रों के हवाले से ही खबर छपेगी और आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.